हाय एवरीवन। सो ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं और इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार हमने देख लिया है और ज्योग्राफी की 3 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने फिर 4 वीडियो, जिसमें पहली वीडियो में हमने बात किया था कि हम ज्योग्राफी को कैसे पढ़ेंगे, हमारा कंटेंट क्या होगा। दूसरी वीडियो था दूसरी और तीसरी फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में कि कैसे बिहार को हम अलग अलग डिविजन्स में बांटते हैं। चौथी थी हमारी रॉक सिस्टम के बारे में कि हमारा जो है बिहार का रॉक सिस्टम कैसा है, कैसे कैसे रॉक वहाँ पे मिलते हैं। और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली हमारा रिवर टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जो कि मोस्ट हॉट टॉपिक है बिहार का। क्योंकि प्रीलिम्स का अगर सिलेबस देखोगे आप तो उसमें क्या लिखा है, सीधा उसमें मेंशन किया हुआ है कि रिवर सिस्टम ऑफ बिहार के बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर मेंस की बात करोगे तो मेंस में भी आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा ये टॉपिक। तो सिर्फ ये ना शुरू करके कि हमारे जो बिहार में कौन कौन से नदियाँ हैं, नॉर्थ बिहार की नदियाँ और साउथ बिहार की, हम पहले ये देखते हैं कि आखिर बिहार में जो हमारा जो बाढ़ है ना वो क्यों आता है। क्योंकि ये समझ जाओगे तो अगली वीडियो जो आएगी ना, जो सिर्फ रिवर के बारे में बात करेगी कि नॉर्थ बिहार में कौन सी हैं और साउथ बिहार में कौन कौन सी हैं, तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे कि बिहार में बाढ़ क्यों आता है। सबको पता है कि बाढ़ आएगा, फिर भी कोई कुछ क्यों नहीं कर पाता है। ठीक है यहाँ तक। तो इसको इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ना सिर्फ आपका प्रीलिम्स में ही हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को समझ के आंसर को एलिमिनेट करने में, बल्कि मेंस में भी ये कंटेंट बहुत काम आएगा आपके लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि बिहार में बाढ़ क्यों आता है, तो सिंपली देखिए, बिहार में 2 तरीके से नदियाँ आती हैं। एक आता है हमारा हिमालय के साइड से, जो कि नॉर्थ बिहार से। दूसरा होता है हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, यानी कि साउदर्न प्लेटू रीजन ऑफ बिहार से, ये वाले साइड से। ठीक है, अब देखिए इसमें हम होता क्या है कि साउथ बिहार की जो नदियां हैं ना, उसमें पानी सालों भर नहीं रहता है, वो सीजनल रिवर है। जब रेन बरसात होगा पानी आएगा तो भरेगा। लेकिन हिमालय रिवर जो है ना, हिमालयन, वो पेरेनियल होता है, यानी कि उसमें सालों भर पानी होता है, सालों भर। इससे होता क्या है, एक तो सालों भर पानी है और बरसात भी आ गया तो कैचमेंट एरिया के साथ साथ रेनी वाटर भी बढ़ के उनका जो एरिया है ना, यानी कि वाटर कैरिंग कैपेसिटी, वो काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि नॉर्थ बिहार की रिवर जो भी है ना, उनमें उनका कैचमेंट एरिया काफ़ी वास्ट होता है। ठीक है, अब देखिए होता ये है कि जब ये सब नदियाँ नॉर्थ बिहार की जब हिमालय से निकलती हैं ना, तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हिमालय का जो हिमालय का स्लोप है ना, काफ़ी स्टीप स्लोप है। और हिमालय खुद भी किससे बना है, वो हमारा बना है टर्सरी पीरियड से, टर्सरी पीरियड में बनाया है। और रॉक कैसा है, वो रॉक है सेडिमेंट्री। अब सेडिमेंट्री क्या होता है, लेयर बाई लेयर, लेयर बाई लेयर, एक सॉफ्ट रॉक होता है। तो होता ये है कि एकदम स्टीप स्लोप होने के कारण जो पानी है ना नॉर्थ बिहार का, वो बहुत ही तेज़ी से निकलता है, गिरता है। अब इस तेज़ी से गिरने के कारण ये रॉक हमारा सॉफ्ट रॉक है, हिमालय का सेडिमेंट्री रॉक है, सॉफ्ट एंड फ्राइबल। तो इससे क्या है कि यहाँ बाउल्डर को लेके अपने साथ आता है, बाउल्डर, सिल्ट, क्ले लेके नीचे आता है। अब जैसे ही फुटहिल्स ऑफ हिमालय हमारा आ गया ना, फुटहिल्स ऑफ हिमालय, जैसे मान लो हिमालय का रेंजेज है ये वाला, तो जैसे ही वो फुटहिल्स ऑफ हिमालय पे आएगा नीचे, अब उसका क्या होता है कि सडन उसको बहुत बड़ा इलाका, प्लेन इलाका, गंगा का प्लेन इलाका मिलता है, ये वाला प्लेन इलाका मिलता है। तो यहाँ तक क्या है, आप अगर पढ़े होंगे कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज, यानी कि एक पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्चार्ज आएगा वो डिपेंड करता है कि इसका एरिया कितना है और वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कम है तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। इस कारण से ये हैवी बोल्डर्स और जो भी सिल्ट क्ले है ना, बहुत रफ्तार में लेके आता है। और लेके आने के बाद जब वो प्लेन एरिया, उसको सडन यहाँ फुटहिल्स ऑफ हिमालय में क्या होता है, प्लेन एरिया मिलता है। अब ये खुला मैदान मिल गया तो उसमें क्या होता है, इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो अपने साथ जो भी बाउल्डर, सिल्ट, क्ले लेके आया था ना, वो इन मैदानी इलाका में डिपॉजिट होना शुरू होता है। इतनी जो मैंने बात बोला ना, वो ये बातें यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही वो आता है तो क्या होता है कि स्टीप स्लोप मिलता है हिमालय रीजन पे, जिसके कारण बहुत ही पत्थर को तोड़ते हुए बड़े बड़े बाउल्डर्स को और फिर सिल्ट को, क्ले को वो लेके आता है साथ में। ठीक है, आने के बाद जब उसको सडन ग्राउंड मिलता है, प्लेन एरिया ऑफ बिहार मिलता है, तो वहाँ पे वो बाउल्डर जो कि बड़े हैं और वेलोसिटी भी घट गया है तो ज़्यादा दूर तक कैरी नहीं हो सकते हैं, तो उनको डिपॉजिट करना शुरू होता है। तो जो अपर पार्ट है ना प्लेन का, वहाँ पे बड़े बड़े बाउल्डर्स को डिपॉजिट करता है और सिल्ट एंड क्ले को वो आगे लेके आ जाता है, गंगा रीजन तक वो डिपोजिशन करते करते आता है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये दोनों फिनोमेना मैंने बताया है कि अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हो रही हैं साथ साथ।
एक तो हिमालय का जो बाउल्डर है यानी कि रॉक है वो इरोड हो रहा है यानी कि टूट रहा है, तो इरोजन हो रहा है, और साथ ही साथ वो जो पत्थर या बाउल्डर या सिल्ट एंड क्ले है वो डिपोजिशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ये नॉर्थ बिहार में डिपोजिशन भी हो रहा है। तो ये इरोजन एंड डिपोजिशन साथ साथ चलता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके कारण होता क्या है कि ये डिपोजिशन होते 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 जो रिवर का अपना फ्लो है ना, चैनल, उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अब बीच में जहाँ से नदी बह रहा था वहाँ पे क्या हो गया? बीच में पत्थर आ गया, बाउल्डर आ गया, सिल्ट एंड क्ले आ गया। तो होगा क्या कि ये इसके चैनल के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा। अब जब वो रोकेगा तो यहीं पे क्या आता है कि हमारा चैनल का डिवीज़न हो जाता है। इसलिए आपको पता होगा कि नॉर्थ बिहार की नदियाँ अपना कोर्स बहुत बदलती हैं, शिफ्ट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि अपने द्वारा लाया गया जो भी इरोडेड मटेरियल है, सिल्ट एंड क्ले है, बाउल्डर से, वो एक रेजिस्टेंस पैदा करता है। अब इसमें यही आता है चीज़ कि ये जो डिपोजिशन है ना, वो नदियों को आगे बढ़ने में रोकता है। इसलिए नदियाँ अपना एक लीस्ट डिस्टेंस को, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को खोजती हैं जहाँ पे उनको ऑब्स्ट्रक्शंस कम मिले। तो ये कैसे चलेगा पता कि अगले साल नदी जो है ना वो कौन से पाथ को पकड़ेगी, यानी कि अपने ओरिजिनल रूट को छोड़कर कौन से रूट को वो पकड़ेगी। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। जितना मैंने बोला ना वही पार्ट यहाँ लिखा हुआ है कि इरोजन हुआ अप हिल्स में और नॉर्थ बिहार में क्या हुआ? प्लेन एरिया में डिपोजिशन हो गया। अब होते होते दिस डिपोजिशन ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ रिवर। अब ये नदियों को बहने में रोक रहा है, रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि वो अपना रूट बदलती हैं। अब ये रूट किधर बदलेंगे ये डिपेंड करेगा कि सेडिमेंट यानी कि जो हमारा डिपोजिशन है वो कहाँ हुआ है, और दूसरा कितना ज़्यादा हुआ है। मान लीजिए दो जगह हमारा बाउल्डर रखा गया है, एक जगह बहुत कम मात्रा में, एक जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो लीस्ट रेजिस्टेंस कहाँ होगा? वो वहाँ होगा जहाँ पर डिपोजिशन बहुत कम हुआ होगा। अब यही चीज़ यहाँ पे डिपेंड बता रहा है कि रिवर ऑलवेज लुक फॉर लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। वो एक ऐसा रास्ता खोजती है जहाँ पे उसको रुकावट कम मिले ताकि वो डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। और सिर्फ यही नहीं, आप साइंस में ही पढ़ोगे ना तो बहुत सारा चीज़ है ना, वो अपने एनर्जी को मिनिमाइज़ करने के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो रास्ता खोजते हैं। जैसे कि हमारा हवा का, जैसे कि पानी का बुलबुला, जब रेन वाटर गिरता है तो वो स्फेरिकल होता है। क्यों? क्योंकि एज़ कम्पेयर टू ऑल स्ट्रक्चर्स, जो हमारा स्फेयर है ना उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, तो एरिया कम है तो उसको उतना बनाने के लिए अपना एनर्जी बहुत कम खर्च करना पड़ता है। तो मिनिमम एनर्जी हर एक दुनिया में चीज़ मिनिमम एनर्जी को मेंटेन करना चाहता है। जैसे कि करंट हो गया, अगर मान लीजिए एक हमारा 1 एम्पियर फ्लो करना है मान लीजिए, या रेजिस्टेंस हमारा है, और एक हम नॉर्मल कंडक्टर वायर हम बाईपास करके अगर उसको जो जोड़ दिए हैं, तो करंट जो है ना वो रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो नहीं करेगा, वो बाईपास कर जाएगा वो उस सिंपल प्लेन वायर से, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। वैसे ही रिवर का भी होता है। क्लियर है? तो यही यहाँ पे कह रहा है। अब ये डिपोजिशन के कारण जो हमारा मेन रिवर है ना वो बाइफर्केट कर जाता है, यानी कि अपने चैनल के, अपने मेन रिवर कोर्स को वो डेविएट कर जाता है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिल्ट एंड लोड्स जो कि वहाँ डिपॉजिट होता है अलग अलग जगहों पर। तो सिल्ट डिपोजिशन एक बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट कारण है नॉर्थ बिहार में नदियों का जो चैनल शिफ्टिंग का, जो अपना कोर्स बदलती हैं, उसका मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है सिल्ट डिपोजिशन। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, अभी तक हमने बात किया कैसे इरोजन और डिपोजिशन ये जो है नॉर्थ बिहार में हमारा बाढ़ ला रहा है। साथ ही साथ और क्या होता है कि ये चीज़ें हमने देख लिया। इसके बाद एक चीज़ और है कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग का भी समस्या होता है। अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे हमारा नॉर्थ बिहार में इरोजन एंड डिपोजिशन के कारण अपना जो नदी है ना वो रूट बदल रहा है। ठीक है ना? साथ ही साथ अब मान लीजिए वो लीस्ट पाथ को फॉलो किया नदी अपना, उसको बीच में बाउल्डर में रेजिस्टेंस मिल गया, तो जहाँ से वो उसको कम रिकवर्ड मिल रहा है वहाँ से जा रहा है। और हमें एक चीज़ और पता है कि जो हमारा नॉर्थ बिहार है ना वो ऊपर से लेके यहाँ बीच वाले पार्ट तक एकदम स्लैंटेड पोजीशन है, नॉर्थ से लेके साउथ तक वो एक ढलान है, ढलान। क्लियर है? अब वो ढलान होने के साथ होता क्या है कि ये जो ढलान है हमारा एकदम ग्रेडियंट, मतलब एक यूनिफॉर्म स्लोप नहीं है। यानी कि जैसे कि आप बात करो, जैसे ये वाला पार्ट है, तो ये जो है ना नॉर्थ से हमारा साउथ तक ये ऐसे दिख रहा है ना, ऐसा स्लोप नहीं है।
धरती झुक रहा है हमारा नॉर्थ से साउथ तक, लेकिन वो एकदम रेगुलर नहीं है। वो हमारा कैसा है, कहीं ऐसे उठ गया, कहीं छोटा हो गया, कहीं बड़ा हो गया, ऐसे करके ओवरऑल नीचे आ रहा है, लेकिन कहीं उठ रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं उठ रहा है, कहीं जा रहा है। तो होता ये है कि जहाँ भी स्लाइट एलिवेशन अगर मिल गया ना नीचे आने के क्रम में, जहाँ भी स्लाइट एलिवेशन इसको मिला, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी जो है ना नीचे बहने की जगह है। क्योंकि ये प्लेन एरिया है ना, जैसे ही हिमालय से वो निकला उसको एक बहुत ही बड़ा मैदान मिल गया, क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, पानी का रफ्तार कम हो जाएगा, और रफ्तार कम होने के साथ साथ अब उसको हल्का सा टिल्टेड पोजीशन भी मिल गया। तो होता क्या है कि पानी वहाँ पे लबालब भर जाता है। इसलिए नॉर्थ बिहार में बहुत सारा इलाका हमारा वाटर लॉट का बहुत बड़ा समस्या होता है, वाटर लॉगिंग का। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या देखा, कैसे नॉर्थ बिहार में चैनल का शिफ्टिंग होता है, अपना मेन कोर्स छोड़कर कैसे रिवर अलग अलग चैनल्स को अपना अपना अलग अलग कोर्स को तैयार करता है। और दूसरी बात, क्यों नॉर्थ बिहार में बहुत सारे जिलों में वाटर लॉग यानी कि पानी का जल जमाव बहुत दिनों तक होता है, क्यों वहाँ पानी जम जाता है, मतलब लबालब भरा रहता है। तो ये हमने देख लिया। क्लियर है? तो अब सवाल आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये तो हमने देख लिया कि हम पकड़ नहीं सकते हैं कि जो नदी है ना वो अगले साल अपना रास्ता कहाँ बदलेगी या किस रूट में आएगी। और यही कारण होता है, मान लो अगर हमको पता हो कि इस बार नदी जो है ना यहाँ से न बह के इस साइड से आएगी, तो हम सारे गांव के लोगों को पलायन करा के इधर बैठा देंगे, मान लो इधर बैठा देंगे। लेकिन हमें पता होगा तब तो पता ही नहीं होता है, इसलिए सडन वहाँ पे पानी आता है और आने के बाद पूरा गांव का गांव डूब जाता है। क्लियर है? तो मेन कारण हमारा ये है, सिल्ट डिपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम सबको पता है, तो सॉल्यूशन फिर क्या है? सॉल्यूशन इसका ये है कि 3-4 पॉइंट में आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहला है एम्बैंकमेंट। सरकार ने क्या किया कि उस नदी के फ्लो को रोकने के लिए रिस्ट्रिक्टेड वे में, यानी कि पानी तो आएगा लेकिन उसके फ्लो को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, एक पर्टिकुलर एरिया से ही उसको हम गुजार के ले जाएंगे। इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। होता ये है कि ये जो हमारा पार्ट है ना, ये देखो आप, एक सॉलिड कॉन्क्रीट का एक हम जैसे डैम वगैरह बनता है ना, कैनाल सिस्टम वगैरह, तो वैसा हम बना देते हैं और उसमें से हम पानी को फोर्स करते हैं कि पानी वहीं से आगे निकले। इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। अब इसमें हम पानी के जो अलग अलग प्लेन एरिया में जैसे पानी पूरा फैल रहा था, जैसे कि गांव डूब रहा था, वो तो हम रोक दिए। लेकिन इससे ये तो चलो ठीक है, बहुत हद तक फ्लड का समस्या को रोक दिया, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है और वो इम्पैक्ट बहुत भयानक होता है। हमेशा नहीं होता है, लेकिन जब होता है तो वो नेचुरल फ्लड जो है ना उससे 2 गुना तबाही लाता है। देखिए कैसे, ये हमारा एम्बैंकमेंट है, ठीक है। अब इस एम्बैंकमेंट में पानी के फ्लो को हमने रोक दिया, यानी कि उसको फैलने नहीं दिया है, ठीक है, इसी में कर रहे हैं। अब यहाँ क्या एरिया हमारा घट गया, तो एरिया जब घटेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा वेलोसिटी बढ़ जाएगा, पानी का बहाव बढ़ जाएगा। क्योंकि उतना ही मान लीजिए 1 बाल्टी पानी है, अब 1 बाल्टी पानी को आपको इस बड़े से रूम में डालना है और एक छोटे से पाइप में डालना है। तो बड़े से रूम में डालिएगा तो वेलोसिटी घट जाएगी, क्योंकि पानी पूरा बिखर गया है तो वेलोसिटी घट जाएगा। लेकिन छोटे से पाइप में डालना है ना, तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी पानी का बढ़ जाता है एम्बैंकमेंट में। अब इस पानी का बढ़ने के कारण 2 चीज़ें होती हैं। अब ये इतने हाई वेलोसिटी में है ना, इतना हाई वेलोसिटी में है कि ये जो एम्बैंकमेंट का जो कॉर्नर पॉइंट है ना, ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है, ये वाला नीचे वाला, ये भी इरोड करना शुरू होता है, यानी कि उसमें भी इरोजन होना शुरू होता है, टूटना शुरू होता है। हल्का हल्का घर्षण होते होते एम्बैंकमेंट पतला होते जाता है। अब इससे अगर मान लीजिए अगर ये पतला होते जा रहा है तो ड्यू टू हैवी प्रेशर एंड कैचमेंट एरिया ऑफ वाटर, मतलब वेलोसिटी है, उसमें वॉल्यूम भी है, तो ये एम्बैंकमेंट टूटने का डर होता है। जहाँ भी मान लीजिए जहाँ ज़्यादा इरोड हो गया होगा, टूट गया होगा, या बहुत ही पतला एम्बैंकमेंट हो गया होगा, तो विद द पासेज ऑफ टाइम हो सकता है कि वो कहीं कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में क्रैक आ जाए हमारे एम्बैंकमेंट में, और जब वो क्रैक आ जाएगा ना तो सडन दीवार टूट जाता है। और ये सडन पानी अब जो है ना, पहले क्या था, पानी थोड़ा सा मौका दे रहा था, अभी यहाँ जो बाढ़ आएगा है ना, टूटेगा ना एम्बैंकमेंट, तो संभलने का ही मौका नहीं देगा। क्लियर है? तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जब ये हाई वेलोसिटी में हमारा आता है ना, हाई वेलोसिटी में पानी, तो होता ये है कि डिपोजिशन तो कर रहा है ना। हमें पता है कि जब पानी आ रहा है तो अपने साथ बाउल्डर ला रहा है, सिल्ट ला रहा है, क्ले ला रहा है, और भी बहुत सारा मटेरियल ला रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि एम्बैंकमेंट अगर हम बना दिए हैं तो ये वो डिपोजिशन नहीं करेगा, वो तो करेगा, वो तो अपने साथ ला ही रहा है, वो तो करेगा ही करेगा।
तो ये जो एम्बैंकमेंट है ना, इसके किनारे किनारे वो डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। अब डिपॉजिट होते 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 दो चीज़ें होंगी, ये पानी का लेवल ऊपर बढ़ना शुरू होगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास दो रास्ता बचता है, या तो ये एम्बैंकमेंट को, ये जो एम्बैंकमेंट बड़ा बड़ा जो डैम बनाया है ना 100 किलोमीटर तक, जो वो चैनल को एकदम रोक के रख रहा है कि पानी को हम ऐसे ही बहने देंगे, पूरा नहीं बहने देंगे, तो भैया ठीक है, अब पानी अपना रूप दिखा रहा है, वो डिपोजिशन करते करते पानी का लेयर ऊपर बढ़ रहा है। तो आपके पास अब दो रास्ते हैं, या तो सरकार और पैसा लगा के जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा पानी ऊपर में बढ़ गया है, आप इसका जो लेयर है ना, इसका जो एम्बैंकमेंट का हाइट है ना, ये हाइट थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि आपके पास यही एक ऑप्शन बचता है। अगर आप ये नहीं करोगे तो पानी क्या है, इसके ऊपर यहाँ से बाहर आ जाएगा। बाल्टी में पानी भर रहे हो, जैसे ही ऊपर पहुँच गया, अब और डालोगे पानी तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। तो ये पानी एम्बैंकमेंट से बाहर निकलेगा और अगल बगल के गाँवों को डुबा देगा। पहला तो ये हो गया कि अगर आप हाइट बढ़ाओ, अगर ये हाइट नहीं बढ़ाओगे तो दूसरा कि यहीं पे लिखा है कि यहाँ देखो, अगर हम हाइट बढ़ाते हैं तो हमें सरकार को ज़्यादा पैसा देना होगा, और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो मोर डिस्ट्रक्टिव फ्लड देन नॉर्मल फ्लड। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, ये जो मैंने बात बोला ना, यही बात यहाँ लिखा है कि रिस्ट्रिक्टेड फ्लो बिटवीन एम्बैंकमेंट, इस कारण से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण बैंक में इरोजन होता है। वो इरोजन होने के कारण कभी भी टूटने का डर होता है एम्बैंकमेंट किसी किसी एरिया में जहाँ वो वीक कमज़ोर हो गया होगा, और उस एरिया में बहुत भयानक तबाही लाता है। वही बात यहाँ लिखा है। दूसरा क्या लिखा है कि सेडिमेंट डिपोजिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने साथ बाउल्डर लाता है ना, डिपॉजिट कर रहा है, तो उसका लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, क्योंकि अब रिस्ट्रिक्शन हो गया है ना, तो वो और ऊपर बढ़ेगा पानी, उसका हाइट बढ़ेगा ऊपर। वही यहाँ पे लिखा है कि आपके पास दो रास्ता बचता है, या तो हाइट बढ़ाओ या फिर तबाही झेलो। क्लियर है? और तीसरा इम्पैक्ट क्या होता है, ये तो दो इम्पैक्ट हो गया। तीसरा इम्पैक्ट क्या होता है? तीसरा इम्पैक्ट ये होता है कि जो मेन रिवर है ना, मेन रिवर, इस मेन रिवर में बहुत सारी छोटी मोटी नदियाँ भी आके, ट्रिब्यूटरीज है ना, वो भी आके मिलती हैं। लेकिन आपने बना दिया है एम्बैंकमेंट, यानी कि अब कहीं से भी जो उनका रूट है ट्रिब्यूटरीज का, वो इस रिवर में नहीं मिल रही हैं। अब नहीं मिलने के कारण दो रास्ता बचता है उस ट्रिब्यूटरीज का। पहला क्या होता है? पहला ये होता है या तो एम्बैंकमेंट के पास आके, जहाँ भी धरती थोड़ा सा भी ऊपर एलिवेटेड होगा ना, वो टकरा के पीछे लौट जाएंगी और गांव में बाढ़ लाएंगी। तो इस एम्बैंकमेंट के कारण मेन स्ट्रीम से तो हम बच गए, हमें बाढ़ नहीं आया, लेकिन इसमें जो ट्रिब्यूटरीज मिलती है ना, वो बहुत सारे इलाकों में, छोटे मोटे गाँवों में बाढ़ ला देता है। पहला ये हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए टिल्टेड प्लेस नहीं है, वो ट्रिब्यूटरीज को टिल्टेड प्लेस यानी कि स्लोप, अपवर्ड स्लोप प्लेस अगर नहीं मिला, तो वो क्या होगा, वो इस एम्बैंकमेंट के पैरेलल में चलेंगे और उस समय तक इंतजार करेंगे जहाँ पे एम्बैंकमेंट ख़त्म होगा, और जाके फिर वो मेन स्ट्रीम में मिल जाएंगी। तो जहाँ जहाँ भी वो पैरेलली जा रही होंगी ना एम्बैंकमेंट के साथ साथ, वहाँ गाँव में वो लौट के बाढ़ लाती हैं। क्लियर है? तो ये हमारा एम्बैंकमेंट का हो गया तीसरा इम्पैक्ट। चौथा इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, चौथा इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हम ये एम्बैंकमेंट जब बना रहे हैं ना, तो ये जो मेन रिवर है, पहले क्या था, पूरे के पूरे प्लेन में वो बिखर जा रहा था। अब बिखरने के कारण बाढ़ तो वो ला रहा था, लेकिन बाढ़ के साथ साथ वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी ला रहा था। सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एक हमारा कंपोजिशन होता है सॉइल का, ठीक है, तो वो सिल्ट लाता है। अब जब बाढ़ के दिन में, जब बाढ़ के बाद जब पानी लौट जाता है ना, तो मिट्टी बचता है, सिल्ट बचता है। अब वो सिल्ट काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है हमारा नॉर्थ बिहार में खेती के लिए, उपजाऊ भूमि। इस कारण से बाढ़ के बाद हमारा जो वहाँ के जो किसान है ना, उनको फर्टिलाइज़र का उतना यूज़ नहीं करना पड़ता था, फर्टिलाइज़र का, ठीक है। तो अभी आप देख लिए एम्बैंकमेंट से क्या हुआ, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब आपने एम्बैंकमेंट को दे दिया, यानी कि उसके रिवर को फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये जो पानी है ना, वो हमारे पूरे प्लेन इलाका में तो नहीं बह रहा है ना अब, तो हुआ क्या, अब इस किसान को इस ज़मीन में नेचुरल उसको फर्टिलिटी नहीं मिल रहा है, यानी कि सिल्ट एंड क्ले नहीं मिल रहा है। नतीजा क्या हुआ कि उसको फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ रहा है। अब फर्टिलाइज़र वो यूज़ करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, साथ साथ 2, 3, 4, 5 सालों में उस लैंड का फर्टिलिटी भी थोड़ा डिग्रेड करेगा। तो आप एक तरफ एम्बैंकमेंट से, फ्लड से तो बचा रहे हो, लेकिन साथ साथ कितने सारे चीज़ों को आपने देखा, इसका हम रिस्क पे डाल दिए हैं चीज़ों को। क्लियर है? ये हुआ।
अब इसी में एक सवाल आता है कि जब हर साल बाढ़ आता है, हर साल आता है बाढ़, तो फिर भी नॉर्थ बिहार इतना ज़्यादा हाईली पॉपुलस क्यों है? नॉर्थ बिहार का डेंसिटी जो है ना पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा है, आपको पता होगा। इस पूरे बिहार में बात करें तो 17 डिस्ट्रिक्ट हमारा ऊपर है नॉर्थ बिहार में और 21 डिस्ट्रिक्ट हमारा साउथ बिहार में, ठीक है। तो टोटल 38 जिला बनता है। 17 और मतलब मैक्सिमम हमारा इधर है, ठीक है, इस साइड है। तो अब बताइए कि इतना फ्लड आने के बाद भी हमारा नॉर्थ बिहार इतना डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? मैंने आंसर इस वीडियो में दे दिया है क्यों है, आप मुझे बताइए कमेंट करके। क्लियर है? अब ये हुआ कि चलो फिर भी हमारा ये जो एम्बैंकमेंट है वो एक सॉल्यूशन तो है, ठीक है। पूरा भयानक फ्लड नहीं आता है, लेकिन कहीं कहीं उसका इंटेंसिटी घटा है फ्लड का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इम्पैक्टेड एरियाज हमारे हमेशा रहते हैं। और क्या हमारे पास सॉल्यूशन है एम्बैंकमेंट के अलावा? और ये हमारे पास सॉल्यूशन है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम। सुनामी के बाद बहुत दुनिया में कोशिश की गई कि कैसे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम फ्लड को या सुनामीज़ को हम प्रोटेक्ट करें। तो उसी तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का यूज जो है ना वो शुरू हो गया बिहार में। कोसी वगैरह है ना उस जगह में अभी और भी स्टेशंस वगैरह लगने वाले हैं वहाँ। तीसरा होता है कि गवर्नमेंट का फ्लड रिलीफ असिस्टेंस। आपको जो है सिर्फ एक सॉल्यूशन यहाँ पे यूज़ नहीं करना होगा, आपको जो है वो एम्बैंकमेंट भी बनाना होगा, आपको कैनाल सिस्टम भी बनाना होगा, आपको जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं वहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर लगाना होगा, असिस्टेंस देना होगा। प्लस में रोल ऑफ एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट आता है। सरकार हर समय हर जगह नहीं पहुँच सकती है, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपने साइड से वो प्रोएक्टिवनेस दिखाकर लोगों को एटलीस्ट फर्स्ट एड जो है ना वो दे सकते हैं। वहाँ पे फूड एंड शेल्टर हो गया, या फिर एनिमल्स का हमारा ट्रीटमेंट हो गया, एनिमल्स को कैसे रेस्क्यू करना है, ह्यूमन्स को कैसे रेस्क्यू करना है, वो सब चीज़ें। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्टोरी हो गया नॉर्थ बिहार में फ्लड क्यों आता है, और आता है उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या क्या है। आई होप कि पूरा नॉर्थ बिहार आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे बिहार में हर साल बाढ़ आता है। क्लियर है? और मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरे अच्छे से पूरी चीज़ें बता दी जाए, ताकि फ्यूचर में कभी भी आप नदियों को पढ़ो ना, बिहार की नदियों के बारे में, तो आपको एक क्लियर पिक्चर हो कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, क्यों हर साल बाढ़ आता है, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग वीडियोज़, practicing hard, and best of luck. Thanks for watching. Have a nice day.